हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। घटना चक्र है आपका इसमें। तो ये वीडियो आपका बस रिवीजन पर्पस के लिए, तो इसमें अगर आप चाहते हो कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी अगर आपको चाहिए तो फर्दर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। और इसमें हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एग्जाम में इससे हेल्प प्रोवाइड हो सके। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? तो लेवाइजर को बोला जाता है। ये आपको फ्रेंच नोबल मैन है, केमिस्ट हैं, एंटोनी लवाइजर। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है इनको। और इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी किया था रोल ऑफ ऑक्सीजन प्ले इन कंबंशन। तो कंबंशन जो होता है आपका, जो जो जलने का जब प्रक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसके बारे में इन्होंने डिस्कवरी किया हुआ था। ही रिकॉग्नाइज एंड नेम द ऑक्सीजन का नेमिंग जो है, नोमेनक्लेचर भी किसने किया था, एंटनी ने किया था। और हाइड्रोजन का भी किया था। तो याद रखना, एक तो ईयर भी पूछ दिया जाता है कि कौन सा पहले डिस्कवर हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। तो ऑक्सीजन आपको पहले डिस्कवर हुआ था 1778 में। और 1783 में आपका कब होता है, हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है? तो न्यूक्लियस बोला जाता है। एटॉमिक न्यूक्लियस इज अ स्मॉल डेंस रीजन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो याद रखना आपको, जो आपका न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है एट द सेंटर ऑफ द एटम। अगेन क्वेश्चन पूछा है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कंसिस्ट, सेम क्वेश्चन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एटम, एटम का कौन सा पार्ट नहीं है? तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, फोटोन नहीं होता। फोटोन इज रिलेटेड टू व्हाट, लाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछा गया इसमें से, ठीक है। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड। तो दोनों तो नहीं होता आपको, क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इसीलिए स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पे जब रिप्लेस कर दोगे आप न्यूट्रॉन से तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बाकी जो स्टेटमेंट है आपका, नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, ये सही है। एटम एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना होता है उसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है। आइसोटोप आर यूजफुल इन द न्यूक्लियर, तो ये भी सही है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज करेक्ट। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछा गया। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फॉर्म। तो सिंगल टाइप किसमें होता है आपका, नेटिव एलिमेंट्स में होता है। नेटिव एलिमेंट्स क्या होता है, इज अ मटेरियल दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ, जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बनता है उसको नेटिव एलिमेंट बोला जाता है। जो कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है, एक या दो से ज्यादा आपको एटम्स होते हैं। एटॉमिक, अब यहाँ पे बहुत सारे आपको, जो अगर वनडे एग्जाम आप देते हो तो वहाँ पे इवन आपको पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर हुआ था, प्रोटॉन कब हुआ था, न्यूट्रॉन कब हुआ था। तो एटॉमिक न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड। तो एटॉमिक न्यूक्लियस जो किसने डिस्कवर किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। तो रदरफोर्ड का अगर आपको मॉडल याद है तो वहाँ पे डिस्कस हुआ था। द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस रीजन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एट द सेंटर ऑफ एन एटम। ये डिस्कवर आपको क्या कब हुआ था, 1911 में हुआ था, एज अ रिजल्ट ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड ऑफ 1909 गीगर मार्स्टेन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में आपको एग्जाम में पूछा जाता है किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपका एटॉमिक न्यूक्लियस से रिलेटेड है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका मॉडल जो है न्यूक्लियस का, प्रपोज किया था किसने, इवान किन, ठीक है, 1932 में। यहाँ पे अब क्वेश्चन वैसे इनवैलिड हो गया था, बट हम यहाँ पे देख लेते कि किस कौन सा ईयर में कौन क्या चीज डिस्कस आपका डिस्कवर हुआ था। तो डिस्कवरी ऑफ पाई मेसन, ठीक है, ये 1947 में हुआ था आपको, सीसिल पॉवेल के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कब हुआ था, 1932 में हुआ था, जेम्स चैडविक के द्वारा। तो ये आपको ऑलरेडी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पाई मेसन याद रखना, ये सिविल, जो कि पॉवेल के द्वारा 1947 में हुआ था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1897 में जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन तो 1886 में हुआ था, गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। तो एक तो यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रोटॉन पहले हुआ या इलेक्ट्रॉन कब हुआ। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहला आपको क्या दिख रहा है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, फिर आप उसके बाद इलेक्ट्रॉन, देन न्यूट्रॉन, और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ पाइवेसन। इन एटम न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, किसने किया था, चैडविक ने, भी जस्ट मैंने आपको बताया 1932 में। ही डिस्कवर्ड द बेरिलियम ऑफ द एटम bombarded with high speed particles, electrically neutral particles emerge of this atom such as neutral known as the neutrons। तो न्यूट्रॉन्स याद रखना आपको किसने किया था, चैडविक ने किया था। विच इज नॉट, यहाँ पे नॉट देखना आपको, सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। तो आपका न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जो है वो नहीं होता है।
न्यूट्रॉन कंटेन्स अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंसिडर पार्टिकल ऑफ एंटी पार्टिकल पेयर, एंटी पार्टिकल दोनों एक दूसरे के अपोजिट कौन से आपको, तो इलेक्ट्रॉन और पोस्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सेम। ये अपोजिट पूछा गया, एंटी कौन है, इलेक्ट्रॉन और पोस्ट्रॉन, ठीक है। जिसमें आपको जो पोस्ट्रॉन है वो आपको पॉजिटिव है और जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव है। यहाँ पे कुछ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, इससे समझ में आ जाएगा आपको। पोस्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं एंड हैज द सेम मास एंड स्पिन 1/2 एज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जैसे आपका स्पिन होता है वैसे इसका होता है। क्वार्क्स जो है वो कंबाइन होता है कंपोजिट पार्टिकल कॉल्ड hadrons and most stable of which are proton and neutrons are the component of। तो क्वार्क्स जो आपका स्टेबल होता है और इसमें आपको होता है क्या, हेड्रॉन। तो पूछा जा सकता है हेड्रॉन किस चीज से रिलेटेड, क्वार्क से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, पोस्ट्रॉन से रिलेटेड, ठीक है। दे हैव अ फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल चार्ज होता है ये, और -1/3 इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रोनोस जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोड्यूस होता है किस चीज से, डिके ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स that lack of electric charge and very small mass which have might have even a zero। या फिर फोनोन के बारे में दिया, ये कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स का यूनिट, वाइब्रेशनल एनर्जी से रिलेटेड है आपका। फोनोन जो है वो डेफिनेट डिस्क्रीट यूनिट क्वांटम वाइब्रेशन से रिलेटेड। तो बस आपको पूछा जा सकता है कि फोनोन किस चीज से रिलेटेड है, तो क्वांटम वाइब्रेशनल मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड है, ये याद रखना। विच वन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है, तो क्वार्क है आपका। यहाँ पे और फंडामेंटल फर्मिनोस जैसे कि क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, एंटी क्वार्क्स, एंटी लेप्टॉन्स के बारे में दिया, फंडामेंटल बोसोन्स में आते हैं। हिग्स बोसोन के बारे में पूछा जाता है कि हिग्स बोसोन आर आल्सो नोन एज, किस चीज से जाना जाता है, गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। गॉड पार्टिकल फ्रॉम द बुक, ठीक है। ये गॉड पार्टिकल बुक है आपका, किसका है, लियोन लेंडरमैन का है। तो पूछा जा सकता है कि किसने ये बुक लिखा हुआ था। मच डिस्कस्ड गोल्ड पार्टिकल इज, क्या है इसको, हिग्स बोसोन बोला जाता है इसको। हिग्स बोसोन जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल ऑफ फिजिक्स से रिलेटेड आपको। हाइपोथेसिस जो है एक्सिस्टेंस कब आए थे, कब ये एक्सिस्टेंस में कब आया था, जो हिग्स बोसन को लेके आपको हाइपोथेसिस डेवलप किया गया था 1964 में किया गया था। और प्रैक्टिकली इट वाज प्रूव्ड, इसको प्रूवन कब किया गया था, 2013 में किया गया था। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हिग्स बोसन एज ऑफन कॉल है गॉड पार्टिकल, तो हिग्स बोसन को ही गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है। तो टू फिजिस्ट हु डिस्कवर्ड द, पीटर हिग्स एंड फ्रेंकोइस इल्बर्ट, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया था, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 2013 में। गॉड पार्टिकल को हिग्स बोसन बोलते हैं, सेम क्वेश्चन आपको। The effort to detect the existence of Higgs boson particle become the frequent in news। तो ये क्वेश्चन आपको 2013 का, क्योंकि अगर 2013 में आपको इसको लेकर डिस्कवरी हुआ था। तो इसमें स्टेटमेंट अगर देखो तो इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव अ मास। तो ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था, तो स्टेटमेंट आपका सही है वन। इट एनेबल्स टू नियर द फ्यूचर टू डेवलप और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम द वन पॉइंट टू विदाउट ट्रांसफर, तो विदाउट ऐसा इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है, तो ये एलिमिनेट कर दो आप। तो इट विल एनेबल अस टू क्रिएट अ बेटर फ्यूल फॉर न्यूक्लियर फिजन, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट वन सही है, बाकी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। विच पार्टिकल इज फ्री फ्रॉम चार्ज, इसमें से कौन सा पार्टिकल है जो कि आपको चार्ज से फ्री है, तो ये आपका न्यूट्रॉन जो है वो चार्ज से फ्री होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ जीरो चार्ज, जिसपे जीरो चार्ज है वो कौन सा आपका, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज वेरी सिमिलर टू अ इलेक्ट्रॉन बट हैज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है, वेरी स्मॉल मास विच माइट इवन बी अ जीरो, जीरो भी हो सकता है। न्यूट्रॉन्स आर मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा जो भी आपको पार्टिकल्स है उसमें सबसे ज्यादा माना जाता है किसको, न्यूट्रॉन को माना जाता है, बिकॉज दे हैव अ वेरी लिटिल इंटरेक्शन विद द मैटर, अवर दे इनक्रेडिबली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट आपको अगर पूछा जाए सबसे मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, तो ये आपको यूनिवर्स में है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अल्फा पार्टिकल कैरीज टू पॉजिटिव चार्ज, इट हैज वेरी लिटिल और नियरली टू दैट, कितना होता है, तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द हीलियम जो है इसका अल्फा पार्टिकल कंसिडर किया जाता है, इसमें दो चार्ज होते हैं आपको। अल्फा पार्टिकल इज अ फास्ट मूविंग पार्टिकल कंटेनिंग टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स, दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसका एग्जांपल हीलियम होता है। इट मास इज इक्वल टू दैट हीलियम एटम्स न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल चार्ज +2 होता है, स्ट्रांगली इंटरेक्ट होता है मैटर के साथ। प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अल्फा डिके, अल्फा डिके जो होता है उस टाइम पे ये प्रोड्यूस होता है, और इसको स्टॉप इजिली किया जा सकता है पेपर से भी। तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम क्या होता है आपको, दो प्रोटॉन्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स किस में नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होता आपको।
एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 1 होता है। इसमें प्रोटियम होता है, आइसोटोप बोला जाता है हाइड्रोजन। हैज़ अ नो न्यूट्रॉन्स। ड्यूटेरियम में क्या होता है आपको? हैज़ अ 1 न्यूट्रॉन एंड ड्यूटेरियम में क्या होता है आपको? 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अ नेगेटिव चार्ज? इसमें से नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? तो बीटा पार्टिकल्स पे होता है। अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है आपको। बीटा पार्टिकल्स जो होता है हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि आपको इनर पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस से रिलीज किया जाता है और दे आर नेगेटिवली चार्ज। मास इसमें ना के बराबर होता है। गामा रेडिएशन जो है वो कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स होता है इसमें, और स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से ये ट्रेवल करता है, ठीक है। रेज हैज नो मास और चार्ज। गामा रेडिएशन कैन ट्रेवल मच फास्टर, ठीक है, क्योंकि स्पीड इसमें स्पीड लाइट के कंपैरिजन में किया जाता है, तो लाइट वैसे भी आपको बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं। तो इससे अगर पूछा जाए कि स्पीड वाइज सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होता है, तो गामा का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिट होता है। तो पॉजिटिवली कौन है आपका? अल्फा है। बीटा आपका निगेटिव होता है। रिगार्डिंग द एटम ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रेफर टू, किस ओरिएंटेशन से रेफर करता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स इन एलिमेंट्स 18 और 20 रिस्पेक्टिवली, इट्स मास नंबर इज। तो मास नंबर कितना हो जाएगा? दोनों को जब प्लस कर दोगे तो आपको 38 होगा, तो ये उसका मास नंबर हो जाता है। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एटम विच ऑफ द फॉलोइंग 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। 2 + 2 4। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास नंबर क्या होता है? द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को आप ऐड कर दोगे तो जो उसका निकलता है उसको ही मास बोला जाता है न्यूक्लियस का। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, प्लूटोनियम में न्यूक्लाइड में कितने हैं इसके यहाँ पे मास नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है इसमें? तो अगर आप देखोगे तो 94 नीचे में 242 है। दोनों को जब माइनस करोगे तो 148 आता है, और 148 जो इसका क्या हो जाएगा आपको? न्यूक्लियोइड हो जाएगा। द एटम इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंस को क्या बोला जाता है? आइसोटोप बोला जाता है। आइसोटोप ऑफ एलिमेंट्स डिफर, किस तरह से डिफरेंट होता है इसमें? ऑलरेडी आपने देखा कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। आइसोटोप्स आर सेट ऑफ न्यूक्लियस एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ, उसमें प्रोटॉन होगा बट उसमें जो आपका न्यूट्रॉन्स होता है वो डिफरेंट हो जाता है। इन अदर वर्ड अगर देखा जाए तो सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो सेम नंबर क्या हो जाएगा आपको? एटॉमिक जो है एटॉमिक नंबर सेम है बट मास क्या आपका डिफरेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिफर क्या हो जाएगा? मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक जो है इसका नंबर सेम है। आइसोटोप आर दोज एलिमेंट्स विच हैव atomic mass is different but atomic number is same. Isotope is that nucleus of atom क्या होता है? सेम क्वेश्चन है आपको। The number of proton is same but the number of neutron is different. आइसोन्यूट्रॉनिक ग्रुप के बारे में पूछा गया है, तो इसमें आपको C6 C14 वाला, N7 15 8 16 ऑक्सीजन। इसमें अगर आप देखोगे तो देख लेते हैं कि आइसोन्यूट्रॉनिक होता क्या है। इसको आइसोटोन्स भी बोला जाता है इफ दे हैव द वेरी सेम नंबर, न्यूट्रॉन नंबर जो इसका सेम होता है बट प्रोटॉन नंबर जो है ये इसका क्या होता है आपका डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल बोरोन 12, कार्बन 13, ये सब आपको आइसोटोन्स होते हैं। यहाँ पे C6 14 जो लिखा हुआ, 14 में से 6 माइनस करोगे तो 8 न्यूट्रॉन बचेगा, लेकिन इसमें से 15 7 माइनस करोगे तो 8 न्यूट्रॉन। तो सबका अगर आप देख रहे हो तो न्यूट्रॉन नंबर क्या है? सेम है। रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड किस चीज में होता है? गीगर काउंटर में होता है। तो गीगर म्यूलर काउंटर वाज आल्सो कॉल्ड गीगर काउंटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो रेडियो एक्टिविटी का अगर मेजरमेंट किया इसी से किया जाता है। इट डिटेक्ट द रेडिएशन सच एज अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा यूजिंग द आयोनाइजेशन प्रोड्यूस इन द गीगर म्यूलर ट्यूब, ठीक है। तो याद रखना, आपको पूछा जा सकता है कि गीगर म्यूलर काउंटर जो किस चीज से रिलेटेड, तो आपको रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट से रिलेटेड है। रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किसने किया था? तो इसको डिस्कवर किया गया था फ्रेंच साइंटिस्ट थे। तो ईयर भी याद रखना आपको, 1896 में हेनरी बेकरल ने किया था, और ये फॉस्फो फ्लोरेसेंट मटेरियल पे किया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक था। नेक्स्ट देखते हैं आपको फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। तो शॉर्ट में बस याद रखना आपको फिजिकल और केमिकल चेंज होता क्या है। फिजिकल चेंज जो होता है वो आपका टेम्परेरी चेंज होता है, और जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट इन नेचर होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं जिससे क्लैरिटी आ जाएगा आप लोगों को। फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती का जलना जो होता है वो भी आपको फिजिकल चेंज के अंदर आता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वेपराइजेशन ऑफ वाटर, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर, जो आप
चीनी को मिलाते हो पानी में, चॉपिंग ऑफ वुड, लकड़ी का काटना, क्रम्बलिंग ऑफ पेपर, पेपर का मोड़ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है आपको रिवर्सेबल है, इसको आप वापस से सही कर सकते हो। तो फिजिकल चेंज में आपको ये परमानेंट नहीं चेंज नहीं होता, टेम्पररी चेंज होता है। और जो केमिकल चेंज होता है, यहाँ पे देख लो डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। इवन एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं केमिकल चेंजेस के भी। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है आपका, एडिंग अ विनेगर टू बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग अ स्टेन, फर्मेंटिंग अ ग्रेप्स, बर्निंग अ मैग्नीशियम वायर एंड पेपर, नेल रस्टिंग, सॉर ऑफ मिल्क, कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाना, ये सब सब आपको अगर देखोगे तो चेंजेस ये आपको परमानेंट चेंज हो जाता है। तो केमिकल फिजिकल चेंज हो रिवर्सिबल है, उसको आप वापस से सही कर सकते हो। बट जो केमिकल चेंज है इरिवर्सिबल है, उसमें चेंज आप वापस नहीं कर सकते हो। ओरिजिनल मैटर जो इसमें रिकवर किया जा सकता है फिजिकल चेंज में, इसमें कांट बी रिकवर्ड। जो फिजिकल चेंज है इसमें आप देखोगे तो शेप एंड साइज जो है वो चेंज आपको नहीं होता बहुत ज़्यादा, बट इस केमिकल चेंज में उसका पूरा कंपोजिशन चेंज हो जाता है। फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, बट फिजिकल चेंज में आपको और केमिकल चेंज में आपको नया प्रोडक्ट बनता है, नया चीज़ बनता है। यहाँ पे सोल्यूशन के बारे में दिया, इन केमिस्ट्री सोल्यूशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस मतलब सेम मिक्सचर जो सेम कंपाउंड से बना होता है, मिक्सचर ऑफ टू सेम सब्सटेंस, ठीक है। अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कांट बी सीन बाय द नेकेड आइज। सॉल्यूशन डज नॉट अलाउ बीम ऑफ लाइट टू स्कैटर, सॉल्यूशन जो वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करने देता। सॉल्यूशन इज स्टेबल फ्रॉम अ सॉल्यूशन, द सॉल्यूट कांट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से इसको नहीं सेपरेट किया जा सकता। दूसरा आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आर ए मॉलिक्यूल्स दैट आर एबिलिटी टू डिसॉल्व अदर मॉलिक्यूल्स नोन एज सॉल्यूट। सॉल्वेंट कैन बी सॉलिड, बहुत तरह के सॉल्वेंट हो सकते हैं आपको, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना, बहुत बहुत ऐसा कुछ टफ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ऑस्मोसिस के बारे में भी देख लेते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सच एज वाटर फ्रॉम सेमी permeable membrane into higher solute concentration that leads to the concentration of two equal side membranes। अब क्वेश्चन वन बाय वन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। पर अगर ये आप देखोगे फिजिकल और केमिकल चेंज में आपको बस एग्जांपल ही पूछा जा सकता है कि कौन सा फिजिकल चेंज होता है, कौन सा केमिकल चेंज होता है। उसका आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि फिजिकल चेंज क्या आपका जो टेम्परेरी इन नेचर है, ठीक है, और केमिकल चेंज क्या आपका परमानेंट इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर वन है एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, तो क्या होगा आपका डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, तो ये आपका टेम्परेरी चेंज है। चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, तो सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल, खाना जब बन जाता है, वेजिटेबल को कुक किया जाता है, तो आप उसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हो, इरिवर्सिबल हो जाता है, इसीलिए केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है केमिकल चेंज इसमें से कौन कौन से हैं, तो अगर आप देखोगे तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये आपका फिजिकल चेंज के अंदर आता है। और जो आपका मेल्टिंग ऑफ आइस है, ये भी फिजिकल चेंज है। बट सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध का जो फटना आता है वो आपको किस चीज़ में आता है, केमिकल चेंज में आता है। डिटेक्ट द ओड वन, इसमें से आपको कौन सा ऑड है वो दिखना है, ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, सिटिंग ऑफ सीमेंट्स, बर्निंग ऑफ कोल, ये सब जो आपको क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। सो देयर इज नो डिफरेंस, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, तीनों आपको सेम ही है, केमिकल चेंज है, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन जो है ये आंसर इसका हो जाएगा। केमिकल चेंज रिएक्शन बिकम अ फास्टर एट हायर टेम्परेचर, अब यहाँ पे बिकॉज लगा के देखते हैं, एट हायर टेम्परेचर द मॉलिकुलर मोशन बिकम मोर रैपिड। तो ये दोनों स्टेट में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। विच वट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर डिकम्पोज होता है तो क्या होता है आपका, हीट होता है। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन इन विच आयन ऑफ द salts dissolve in water mutually combines with the water molecules to form acidic or basic solution, energy produced in this process in the form of heat। तो हाइड्रोलाइसिस जो है वो केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें जो आपको सॉल्ट अगर डिजोल्व किया जाता है तो उसमें आपको क्या होता है, एसिड या बेस जो भी बन सकता है, बट इसमें आपको रिलीज क्या होता है, हीट होता है प्रोड्यूस्ड एज एनर्जी फॉर्म। पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस, इसमें क्या किया जाता है आपको, मिल्क इज हीटेड अप टू अ लॉन्गर टाइम एंड देन कूल्ड सडनली विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, इसको पास्चराइजेशन बोलते हैं। और इसको डिस्कवर किसने किया था, लुइस पास्चर ने किया था 1964 में, 1864 में किया गया था, ये आपको फ्रेंच साइंटिस्ट थे। पास्चराइजेशन रिलेटेड टू किस चीज से रिलेटेड आपको, स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क। जो पास्चराइजेशन होता है उसमें आपको ये प्रोसेस यूज क्यों किया जाता है, टू किल अ माइक्रोब्स, मेनली बैक्टीरिया जो होता है फूड और ड्रिंक्स में, उसको किल करने के लिए किया जाता है। और प्रिजर्वेशन और सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। इन दिस प्रोसेस जो है वो क्या किया जाता है आपको,
मिल्क को हीट किया जाता है एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए, या तो 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाएगा, या फिर आपको 70 डिग्री पे जो है वो 15 सेकेंड के लिए किया जाएगा। तो 63 डिग्री पर देख रहे हो आप सेल्सियस पे 30 मिनट, और 72 डिग्री पे 15 सेकेंड के लिए किया जाता है, जिसमें आपको हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो क्या किया जाता है, जिंदा नहीं रह पाते, उसको किल किया जाता है। तो ये आपको याद रखना, लुईस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ पे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो डिसेलिनेशन आपको सी वाटर से रिलेटेड है, रिवर्स ओसमोसिस पोर्टेबल वाटर से, डीनेचुरेशन प्रोटीन से, बट पास्चराइजेशन टी से नहीं है, आपको मिल्क से रिलेटेड है। फास्फेट टेस्ट जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो मिल्क में यूज़ किया जाता है, जो मिल्क में वाटर का कंपोजिशन कितना है, वाटर के लिए यूज़ किया जाता है, टी के लिए किया जाता है, तो ये आपको उसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। जो आपको फॉस्फेट टेस्ट है, कॉमनली इसको मिल्क के एनालिसिस या डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। इसमें आपको यूज़ क्या होता है, एल्कलाइन फास्फेट यूज़ किया जाता है, नॉर्मली प्रेजेंट इन रॉ मिल्क, उसको इनएक्टिवेट किया जाता है कंडीशन ऑफ हीट ट्रीटमेंट से। तो एएलपी टेस्ट याद रखना आप लोग, ये भी आपको पास्चराइजेशन से ही रिलेटेड है। बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, अगर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी है तो उससे क्या हो सकता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे क्या होगा, आपको इंक्रीज होगा, ठीक है। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर pressure is equal to the pressure of the gas above it, ठीक है। when some impurities are mixed within liquid, its boiling point increases, boiling point भी इसका क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा। the temperature below 0 degree celsius is achieved by the mixture of salt and ice, ठीक है। salt increases the freezing point of gas तो इसमें आपका सॉल्ट इंक्रीज नहीं करता, आपका डिक्रीज करता है, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे सम इम्प्योरिटीज जिसको मिक्स कर किया जाता है लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। ऑन अदर हैंड जो फ्रीजिंग पॉइंट को जनरली गेट स्लोअर, उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, क्या मिक्स किया जाता है, आपको सॉल्ट मिक्स किया जाता है। तो सॉल्ट आपको डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज करता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज, क्या जाना जाता है इसको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बोला जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, द एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या सही है, हमने देखा कि सॉल्ट को फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए दिया जाता है, और उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना है तो सॉल्ट को मिलाया जाता है, तो सही है। व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज, ये भी आपका सही है। मिल्क इज एन एग्जाम्पल, तो मिल्क क्या एमल्शन का एग्जाम्पल है, विच इज नॉट अ कोलाइड। तो आपको हनी जो कोलाइड नहीं होता है वो काफी विस्कस होता है इन नेचर। मिल्क, ब्लड, आइसक्रीम और कोलाइड्स, ये याद रखना। यहाँ पे नॉट पूछा गया, बाकी मिल्क, आइसक्रीम और ब्लड आपको कोलाइड से, जो हनी है वो नहीं है। विच टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम इज एक्सप्रेस इन द फॉग, फॉग में क्या होता है आपको, लिक्विड एंड गैस। Solution of table salt in a glass of water is homogeneous. A solution having a different composition through its homogeneous, ये इसका क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। If an unsaturated sugar solution is prepared by mixing 100 grams of sugar in half liter water, which of the following is physical quantity will not change, क्या इसमें चेंज नहीं होगा, आपको वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मास चेंज होगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, डेंसिटी भी चेंज होगा, बट जो वॉल्यूम है वो आपका क्या रहेगा, फिक्स रहने वाला, रिमेन कॉन्स्टेंट रहने वाला। वाटर पासिस फ्रॉम अ सॉइल इनटू द रूट्स बाय फिजिकल प्रोसेस कॉल्ड, क्या बोला जाता है इसको, ऑस्मोसिस बोला जाता है। द प्लांट absorb water from the soil with the help of roots here through the osmosis, जो प्लांट आपको पानी को ऑब्जर्व करता है ग्राउंड वाटर से, किसके प्रोसेस से करता है, ऑस्मोसिस से करता है। और डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। The water moves into the roots hair cells by osmosis as there high concentration of mineral sugars in the cells and the little water. This decreases the water potential inside the cells, so water molecules moves down gradient in the cells. ठीक है। After cutting a cucumber, if salt is added, the water comes out. अगर आप कीड़ा काटते हो उस पर अगर नमक डालते हो तो उसमें आप देखो अचानक से उसमें पानी आना शुरू हो जाता है, तो क्यों होता है, ऑस्मोसिस की वजह से होता है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस द सॉल्वेंट ट्रेवल्स थ्रू द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है। इफ द रिवर्स ऑस्मोसिस एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड द डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये भी इनकरेक्ट है। With the reference, if the semi-permeable membrane is placed between the solvent and solution, the solvent molecules
फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। दूसरा आपका द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इन रिवर्स, तो ये आपका रिवर्स नहीं होता है। पहला स्टेटमेंट आपका क्या सही है, जिसमें देख लेते हैं, इफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये सही है आपका। दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, नॉट अ रिवर्स ऑस्मोसिस, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस इज नॉट यूजफुल फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज, तो डिस्टिलेशन जो है ये आपका नहीं रिलेटेड है। डिस्टिलेशन किस चीज से रिलेटेड है, एक्शन ऑफ प्योरीफाइंग लिक्विड, लिक्विड को प्योरीफाई करने का प्रोसेस जो उसको डिस्टिलेशन बोला जाता है, जिसमें हीटिंग और कूलिंग जो है यूज किया जाता है। डिस्टिलेशन इज जनरली यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ लिक्विड इम्प्योरिटीज, वाइल सब्लिमेशन जो है वो किस चीज और क्रिस्टलाइजेशन किस चीज से, सॉलिड से रिलेटेड है। द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी किस चीज से रिलेटेड है आपको, सेपरेट द सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर। प्रोसेस ऑफ सॉलिड कैम्फर इनटू कैम्फर वेपर, तो सब्लिमेशन बोला जाता है इसको। A sample of any following substance disappear after some time. Exposed in air का कैम्फर, नेप्थलीन, ड्राई आइस, ये क्या होता है आपको, सब्लिमेशन का एग्जांपल होता है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना, इसको क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन बोला जाता है। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेप्थलीन कैन बी सेपरेट, किस चीज से हो सकता है, सब्लिमेशन से। अगर आप नेप्थलीन को क्या करोगे, हीट करोगे तो अपने आप उसमें वेपर में चेंज हो जाएगा और इससे अलग हो जाएगा, किस सैंड से अलग हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबके ऑक्सीडेशन नंबर दिए हुए हैं, जैसे अगर आप MnO4 का देखोगे तो 4 आता है, ठीक है। H2SO4 का देखोगे तो 6 आता है, CaO का देखोगे तो 2 आता है, और NaAiH4 का देखोगे तो 3 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट, जो इसमें से ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कौन से है जो कि रिएक्शन रेट को क्या करता है, स्लो कर सकता है। तो कैटालिटिक प्रोमोटर स्लो तो नहीं करेगा, प्रोमोटर जब ये तो ये फास्ट करेगा। होमोजीनियस कैटलिस्ट ये भी नहीं करेगा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट ये भी नहीं करेगा, इसलिए आंसर इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब जितने आप ऑप्शन में दिए सब फैसिलिटेट करता है, बढ़ाता है, ना कि स्लो करता है। एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन, तो क्या होगा आपको, अबव 3, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। जो ग्रेजुअल डिके होता है आपको मेटल्स का बाय एयर केमिकल सब्सटेंस, उसको कोरोजन बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोला जाता है उसको। इसमें ब्राउन कोटिंग किया जाता है, ग्रीन कोटिंग किया जाता है कॉपर, और ब्लैक कोटिंग किया जाता है सिल्वर पे। नाउ हियर फ्रॉम वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखो तो पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी देख लेते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका देखोगे तो 2019 का था, और 2019 में जो है आपको 150 ईयर हुआ था पीरियोडिक टेबल का, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्जन रीजनिंग से, इन पीरियोडिक टेबल केमिकल एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो स्टेटमेंट पूछा जाए इसमें टॉप टू बॉटम से अगर आप देखोगे तो क्या इंक्रीज होता है, तो स्टेटमेंट पहला इनकरेक्ट है आपका, ये अपोजिट स्टेटमेंट है। तो अगर पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो ऑटोमेटिक आप आंसर पे निकल जाओगे। इन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू, ये स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से रेफरेंस में पूछा गया, आयोनाइजेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेस अलोंग द पीरियोडिक टेबल, या फिर द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस इन द एटॉमिक वेट इंक्रीजेस, ठीक है। इन अ गिवन पीरियड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस एज एटॉमिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो आप देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड जो थर्ड जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड आपका सही है। एक बार देख लेते हैं इसको पूरा अच्छे से डिटेल में। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है किस चीज़ पे, आपको एटॉमिक रेडियस पे, तो जितना आपको क्या रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा आपका रेडियस जो मतलब आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिंस गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन इन द गिवन ग्रुप। इन द ग्रुप एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब टॉप से बॉटम ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज करता है, और एटॉमिक वेट जो है वो इंक्रीज करता है। तो एटॉमिक वेट इंक्रीज करेगा आपको टॉप से बॉटम में, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन का जो अटैचमेंट होता है इसके साथ, एटम के साथ, वो डिक्रीज कर रहा है। एज वी मूव स्ट्रेंड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट से राइट हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में,
तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करता है, बट स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन द एटम ऑब्टेन्स न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस. What is the usual property of oxide group 3 और 4 का प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है. तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है इसमें? बेसिक और एसिडिक होता है. यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है. यहाँ पे उनका वैलेंसी नंबर पूछा गया. तो सिलिकॉन का 4 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है और सल्फर का 2 होता है. द एलिमेंट्स फाउंड मैक्सिमम इन द सॉइल लेयर. सॉइल में आपको सबसे ज्यादा कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं? तो ऑक्सीजन मिलता है. एक बार देख लेते हैं. ऑक्सीजन आपको 46% मिलता है, सिलिकॉन 27% मिलता है, अल्मोनियम 8.13 मिलता है, आयरन 5% मिलता है, कैल्शियम 3.65 मिलता है. तो ये सॉइल लेयर के बारे में पूछा गया. तो याद रखना आपको, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद सिलिकॉन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय अर्थ क्रस्ट. तो अर्थ क्रस्ट में क्या आपको सबसे ज्यादा 46% आपको ऑक्सीजन है. विच ऑफ द मोस्ट अबंडेंट आफ्टर ऑक्सीजन. तो अगर आपने ऑक्सीजन याद कर लिया, बट अगर ऑक्सीजन के बाद का नंबर आपको नहीं आता, तो फिर इस तरह के क्वेश्चन तो कम से कम टॉप 3 आपको याद रहने चाहिए. जैसे ऑक्सीजन पहला, फिर सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम है. तो सिलिकॉन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी आपने देखे यहाँ पे लिखा हुआ है. इसको डिस्कवर किसने किया था? जे बेrzelius ने किया था 1824 में. वर्ड सिलिकॉन वाज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिलिकस. सिलिकॉन चिप्स आर यूज्ड इन सेमीकंडक्टर एंड कंप्यूटर. विच ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स. तो आपको हाइड्रोजन सबसे कॉमन है. यूनिवर्स में पूछा गया, ना कि क्रस्ट में पूछा गया. क्रस्ट में पूछा जाएगा तो फिर आंसर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा. अप्रॉक्स हाउ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स एक्सिस्टेड. कितना आपको 100 के आसपास है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल एलिमेंट्स. फंडामेंटल आपका क्या? डायमंड है, कार्बन से बना हुआ. केमिकली बाउंड जो आपका डायमंड है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, फंडामेंटल एलिमेंट बोला जाता है. सैंड जो आपको बेसिकली वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना हुआ. मार्बल जो आपको कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन से बना हुआ. सुगर मेनली कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. केमिकल कंपोजिशन ऑफ डायमंड. तो क्या आपका कार्बन है इसका. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्स. तो कौन सा नहीं होता? मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, गैस है. मेटलॉइड्स जो आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स होता है, और गैस नहीं होता. गैस आपका डिफरेंट है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस आर्टिफिशियली. तो पहला आपको क्या था? टेक्नियम था, ठीक है. ये आपको पूछा गया था, वापस रिपीट हुआ था. यहाँ पे मेटल्स नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, मेटल्स, मिनरल्स एंड ओर्स प्रॉपर्टी से लेके है. तो अर्थ क्रस्ट में अगर देखा जाए तो सोर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या आपको ऑक्सीजन. ऑलरेडी हमने देखा कि नॉन मेटल्स में अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा क्या आपका ऑक्सीजन है, ठीक है. और मेटल्स में अगर पूछा जाएगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा. तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन देखना है. अर्थ क्रस्ट में अगर ओवरऑल पूछा जाए सबसे ज्यादा क्या, तो ऑक्सीजन है 46%, ऑलरेडी हमने देखा. सेकंड आपको सिलिकॉन है. बट अगर आपको पूछा जाए कि अर्थ क्रस्ट में आपको सबसे ज्यादा मेटल्स क्या है, तो आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा. मेटल्स जो है वो दो तरह के होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, कंबाइंड स्टेट में होते हैं. लेस रिएक्टिव मेटल्स जो आपको कौन सा है? गोल्ड और प्लेटिनियम है, फ्री स्टेट में अगर देखा जाए तो. मोर रिएक्टिव आपको कौन से कंबाइंड मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन फाउंड इन द बोथ स्टेट, दोनों स्टेट. आपको फ्री और कंबाइंड स्टेट अगर पूछा जाए, कॉमन पूछ दिया जाए कौन कौन सा है, तो कॉपर, सिल्वर और आयरन याद रखना. मिनरल्स आपको क्या होते हैं? स्टेट इन विच मेटल्स दैट कंपाउंड्स अगर इन अर्थ क्रस्ट नोन एज मिनरल्स. ओर्स जो है वो इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल होता है, जिसमें आपको एग्जाम्पल देखोगे ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, हेलाइट्स, सल्फेट्स. यहाँ पे कुछ मिनरल्स एंड ओर्स है जो कि आपका किस चीज से कौन सा रिलेटेड है. जैसे अगर सोडियम आप देखोगे तो सोडियम इज रिलेटेड टू कौन सा मिनरल है आपका? रॉक सल्ट है, ट्रोना है, चिली सॉल्ट पेटर है, बोरॉक्स है, ब्रेडाइट है, गोलावर सॉल्ट है. इसमें यहाँ पे केमिकल आपके फॉर्मूला भी लिखे हुए हैं. पोटेशियम आपको कार्नलाइट है, सोनाइट है, पिक्रोमाइटाइट है, सेल्वेनाई है. मैग्नीशियम अगर आप देखोगे तो मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है. ये आपको डोलोमाइट पूछा गया हुआ एग्जाम में ऑलरेडी कि आपको किस चीज से रिलेटेड है, अल्मोनियम, आयरन. तो डोलोमाइट आपका मैग्नीशियम से रिलेटेड है, कार्नालाइट से, इजराइट, इप्सॉम सॉल्ट, ठीक है. कैल्शियम इज रिलेटेड टू व्हाट? लाइमस्टोन, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरोस्पर, ठीक है. अल्मोनियम, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडियम और डिस्पोट, ठीक है. तो ये आपको कुछ एक बार वीडियो पॉज करके आप ये सारे नाम देख लेना और रिवाइज हो जाएगा. हम लोग क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन. तो मेटलर्जिकल प्रोसेस जो वो किस चीज इससे क्या ऑब्टेन किया जाता है? तो आपसे स्मेल्टिंग प्रोसेस से किया जाता है. मेटल इज obtained at a high temperature by the reduction of ore in the process is smelting, ठीक है. यहाँ पे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा गया इसमें मेटेलिक एलिमेंट्स को लेके 2882, ठीक है। ये आपका व्हाट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है कि इसमें से पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको ओवरऑल नहीं पूछा जा रहा है, इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है आपका, देन आंसर विल बी द पोटेशियम। इसका एक बार सीरीज देखते हैं, पोटेशियम सबसे ज्यादा आपको रिएक्टिव है, देन सोडियम, कैल्शियम एंड देन आयरन। तो पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाई टू कहाँ पे किया जाता है, तो प्लेटिनियम पे किया जाता है। Paramagnetism is a form of magnetism in which some material is weakly attracted by external applied magnetic field and creates an internal induced magnetic field in the direction of applied magnetic field, ठीक है। इसके एग्जांपल जो है आपको प्लेटिनियम पे होता है। Which of the following pair of metal constitute of lightest material and heaviest material, तो lightest और heaviest किसको माना जाता है, तो लिथियम जो है आपको lightest हो जाएगा, ओस्मियम जो है वो क्या हो जाता है आपको heaviest हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल, यहाँ इसमें से आपको पूछा जाए कि हार्डेस्ट मेटल आपको कौन सा है, टंगस्टन है जिसको कि बल्ब वगैरह में भी यूज किया जाता है, और ये नॉन मेटल में, डायमंड आपको किसमें हार्डेस्ट है लेकिन बट ये नॉन मेटल में आता है, यहाँ पे को मेटल में पूछा गया, ठीक है। तो मेटल में आपको क्या हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग, सब इसमें से सबसे हार्डेस्ट क्या, तो डायमंड, यहाँ पे नॉन मेटल या मेटल है नहीं तो इसमें आप हार्डेस्ट कर सकते हो डायमंड को, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली ऑकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो नेचुरली आपको ऑकरिंग डायमंड सबसे हार्डेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल, तो क्या आपको नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम जिसको NiCr निकल क्रोम से बना होता है, निकल क्रोम निकल से बना होता है, जनरली रिफर टू द एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम, ऑफन आयरन भी इसको मिक्स किया जाता है सब्सटेंस। सो नाइक्रोम इज अ वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल, इट्स अ हाई स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी एंड मिनिमम टेम्परेचर कोफिशिएंट, इट हैज आल्सो एबिलिटी ऑफ ऑपरेट द हाई टेम्परेचर, इसको हाई टेम्परेचर पे भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। हेवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट पूछा जाए तो हेवीएस्ट क्या आपका यूरेनियम है। हेवीएस्ट मेटल ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से सबसे हेवीएस्ट आपको यूरेनियम है। हेवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग, इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे हेवीएस्ट कौन सा है आपका, तो प्लेटिनियम है। द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पर्ल, तो केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बहुत बड़ा रिपीट हुआ क्वेश्चन है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पर्ल क्या होता है, मोती का जो केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो इसमें देख लेते हैं कंपोजिशन में क्या होता है, 85% आपको कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको एग्रोनाइट भी बोला जाता है। अगर ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पे आपको एग्रोनाइट दिया हुआ है तो फिर आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। 10 से 14% आपको कॉन्सलिन होता है। वाटर आपको जो है CaCO3 एंड H2O, ये आपको प्रोटीन होता है, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट पर अगर सेम क्वेश्चन है आपको तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा मैग्नीशियम दिया हुआ, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपको एग्रोनाइट और कॉन्सेप्ट, तो ये आपका केमिकल नेम दे दिया गया, तो ये भी आपको याद रखना है साथ के साथ। पर्ल मेनली किस चीज से बना हुआ, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। व्हाट आर द रूबीज एंड सफायर्स, ये आपको क्या है, तो ये आपको अल्मोनियम ऑक्साइड से बने होते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सफायर, रूबी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है आपका, Al2O3। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, और मेटेलिक सोडियम मेटल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर मेल्ट्स हो जाता है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, मेल्ट नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कीप्ट सेफली इन द केरोसिन वेल, किसको सेफली रखा जा सकता है, सोडियम को रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 21 है, दीज डेज येलो लैम्प्स आर फ्रीक्वेंटली यूज एज स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट में आपको येलो लैम्प बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो ये लैम्प जो है इसमें क्या होता है आपके, सोडियम होता है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ स्ट्रीट लाइट लैम्प्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको सोडियम वेपर यूज किया जाता है और मर्करी वेपर यूज किया जाता है। तो मर्करी वेपर लैम्प्स जो यूजुअली व्हाइट एम्बियंट लाइट होता है, और सोडियम वेपर वाला जो उसमें आपको ऑरेंज या येलो लाइट्स यूज होते हैं। कंपेयर टू द LPS, लो प्रेशर सोडियम लैम्प्स एंड हाई प्रेशर सोडियम लैम्प्स टेंड्स टू लॉन्गर लाइफ, लेस ल्यूमेन पर वॉट एफिशिएंसी। तो हमें बस 2 टाइप का जो स्ट्रीट लाइट होता है ये याद रखना, जिसमें सोडियम वेपर, एक में मर्करी वेपर यूज होता है। सोडियम वेपर इज यूजुअली यूज एज स्ट्रीट लाइट, क्यों यूज किया जाता है, तो ये लाइट फॉर्म इज मोनोक्रोमेटिक एंड विल नॉट स्प्रेड थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट्स। इवन जो बारिश वगैरह होता है उसमें भी ये आपको एफिशिएंसी के साथ काम करता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सेस इन द नेटिव स्टेट, तो नेटिव स्टेट में आपको क्या होता है, गोल्ड होता है, लेस रिएक्टिव होता है, फ्री, और आपको दोनों स्टेट में मिलता है, जो हमने ऑलरेडी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखा था। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू नोबल गैस,
कि इसमें से सही कौन सा नोबल गैस को लेके। तो यहाँ पे दिया हुआ कि नोबल मेटल आर फाउंड इन अ प्योर फॉर्म इन द नेचर, तो ये सही है आपका। यूरेनियम एंड लेड आर द एग्जाम्पल, हमने ये आपका एग्जाम्पल सही नहीं है। गोल्ड को डिजॉल्व किस चीज में किया जा सकता है, तो गोल्ड इज अनइफेक्टेड इन एयर, ठीक है, वाटर, अल्कलाई, हेलोजेंस ऑन ऑल एसिड एक्सेप्ट एक्वा रेगिया, ठीक है। तो ये आपको क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड, जिसमें अगर आप रेशियो देखोगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो 3 होता है आपको, और नाइट्रिक एसिड जो होता है 1 होता है। तो 3:1 का रेशियो होता है। इसको किंग ऑफ द मेडल्स भी बोला जाता है एक्वा रेजिया को। और ये फ्यूमिंग होता है, एसिडिक फॉर्म में होता है, और येलो रेड कलर सॉल्यूशन में होता है। हाउ मेनी कैरेट्स ऑफ प्योर गोल्ड, कितने कैरेट का होता है आपको, 24 कैरेट का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज व्हाइट मेटल, व्हाइट मेटल्स में किसको बोला जाता है, तो इसमें से ऑप्शन जो है उसका, तो व्हाइट मेटल इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म, व्हाइट मेटल इज एलॉय ऑफ लेड्स एंड लिथियम, ठीक है, दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, लेकिन इसमें कैडमियम, बिस्मथ, जिंक ये भी यूज होता है। टर्म व्हाइट मेटल का मतलब क्या होता है, यूज इन डिस्क्राइब सीरीज ऑफ मेटल एलॉयज में डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मिनरल्स क्या है आपको, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सॉलिड्स हैं। जियोलॉजिस्ट ने मिनरल्स को नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बताया, डेफिनेट और प्रेडिक्टेबल केमिकल कंपोजिशन होता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं इसकी। इलेमेनाइट जो आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं कोस्ट लाइन पे है, तो ये आपको क्या होता है, ये टाइटेनियम का एग्जाम्पल होता है। सॉफ्टेस्ट मिनरल टैल्क, जो कि सोप स्टोन भी बोला जाता है, ये मेनली किस चीज से बना होता है, तो ये मेनली आपको मैग्नीशियम सिलिकेट से बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्विकलाइम, तो इसमें से क्विकलाइम आपका कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्विकलाइम बोला जाता है, इसको बर्न्ट लाइम भी बोला जाता है, और इसका जो है वाइडली यूज किया जाता है केमिकल कंपाउंड में। केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट, सीमेंट आपको किस चीज से बना होता है, तो सीमेंट में अगर देखोगे तो इसमें से सब यूज होता है, लाइमस्टोन, सिलिका क्ले, जिप्सम और यस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड ऑफ, तो ये जिप्सम से बना होता है। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो व्हाइट पाउडर स्लाइटली हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4 half H2O, made of cleaning gypsum और यूज मेनली फॉर द प्लास्टर मोल्ड्स, को एक सेटिंग में यूज किया जाता है इसको। तो प्रोटेक्ट अ ब्रोकन बोन्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज किया जाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको यूज किया जाता है, जिप्सम रहता है। केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस जो इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट बोला जाता है। केमिकल फॉर्मूला ऑलरेडी हमने देख लिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, CaSO4 half H2O। डॉक्टर अर्थराइटिस स्कल्पचर्स यूज करते हैं आपको कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, इसको पॉपुलरली क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कंटेन अ कैल्शियम, तो जिप्सम होगा। मोनोजाइट्स इज अ फॉर्म ऑफ थोरियम, जो कि आपको कोस्टल में आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं, साउदर्न इंडिया में। माइका क्या है आपका, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो याद रखना आपको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री माइका इज यूज एज अ रॉ मटेरियल, तो इलेक्ट्रिकल जो है वहां पे आपको यूज किया जाता है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, लिक्विड पूछा गया, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, मरकरी है। द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट पूछा गया, पोरेस्ट, ये आपको मरकरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, तो ये मरकरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड कौन सा क्या रहता है, तो फ्रेंसियम रहता है यहाँ पे, ऑप्शन में मरकरी नहीं है। देयर आर 2 एलिमेंट्स, ब्रोमाइन और मरकरी, जो लिक्विड रहता है आपको रूम टेम्परेचर पे। देयर आर 4 मोर एलिमेंट्स विल जस्ट अ फ्यू डिग्री अबव द रूम टेम्परेचर, फ्रेंसियम, सीजियम, गैलियम और रुबीडियम। मरकरी बेसिकली यूज होता है थर्मोमीटर में डिवाइस, बिकॉज क्यों यूज होता है, इसका हाई सर्कुलेशन पावर होता है इसलिए यूज किया जाता है। इवन इसके और 5 इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि यूज किया जाता है इसलिए इसको मरकरी को। इट इज वेरी रिफ्लेक्टिव, इजी टू सी, रीड एक्यूरेटली, इट इज नॉट वेट इन द ग्लास, ये गीला नहीं होता है। इट इज अ मेटल सो इट्स कंडक्टर ऑफ हीट, इट एक्सपेंड, ठीक है, एक्सपेंड बहुत अच्छे से हो जाता है, तो ये हमको लीनियर स्किल प्रोवाइड करते हैं। देर इज अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर विच इट्स लिक्विड। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, वाटर से कौन नहीं रिएक्ट करता, आपको लेड नहीं रिएक्ट करता। देर इज नो रिएक्शन व्हेन द स्टीम पासेस ओवर, तो कॉपर, जब स्टीम पास होता है तो उस पर कॉपर रिएक्ट नहीं करते। आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेमेटाइट से ऑब्टेन होता है आपको, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, इसे आपको आयरन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर इज माइंड इन, वेल दिया, ठीक है, तो कहाँ पे माइन होता है आपको, हेमेटाइट होता है।
छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये आपको। यहाँ पे कुछ फीचर्स से प्रॉपर्टी दिया है, जैसे सोडियम को पूछा जाए तो ये कैन बी इजीली कट विद नाइफ, इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। मर्करी जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। सिल्वर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है। अगेन आपको कुछ मेटल्स है उसके प्रॉपर्टी दिए हुए हैं। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अगर पूछा जाए तो सिल्वर है। मेटल फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट, क्योंकि ऑप्शन में अगर ऑक्सीजन होता तो नॉन मेटल हो जाता वो, ठीक है। मेटल में अगर पूछा जाए हाईएस्ट अमाउंट तो अल्युमिनियम होगा। मोस्ट फ्लेक्सिबल मेटल एंड एबल टू इंक्रीज बाय बैंग मेटल, तो ये आपको गोल्ड है। मिनिमम हीट कंडक्टिंग तो ये लीड का है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, तो ये सिल्वर का होता है। अल्युमिनियम को प्रोडक्शन में आपको क्या यूज होता है, तो बॉक्साइड यूज होता है। हेमाटाइट आपको आयरन से रिलेटेड है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्युमिनियम, तो ये बॉक्साइट है भाई। बॉक्साइट इज एन ओर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, तो ये अल्युमिनियम का ओर है। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ, सेम क्वेश्चन, अल्युमिनियम। अल्युमिनियम बॉक्साइड, बॉक्साइड अल्युमिनियम। यहाँ पे मैच करना है आपको। क्रैकिंग में क्या यूज होता है आपको, पेट्रोलियम यूज होता है। स्मेल्टिंग में कॉपर। हाइड्रोजनेशन में एडिबल फैट्स। वल्कनाइजेशन जो है वो रबर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो लिक्विड सोडियम इज इम्प्लॉयड एज कूलेंट, इनकरेक्ट है आपका। कैल्शियम कार्बोनेट इज ए इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट, तो ये यूज किया जाता है, तो इसलिए आपका ये स्टेटमेंट सही है। ये भी इनकरेक्ट है और ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे आपको डायमंड्स, मार्बल और सिलिकॉन ये सब के बारे में पूछा गया, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डायमंड जो आपको मेटल स्टेबल एलोट्रॉफ है कार्बन का, ठीक है। डिफरेंट आपको स्ट्रक्चर में इसको क्या क्या अरेंज किया गया रहता है। मार्बल जो है आपको मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है, तो आपको पूछा गया ऑलरेडी एग्जाम में कि मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन कैल्शियम से बना हुआ है। द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ सैंड इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा आपको रूबी जो है वन ऑफ द 4 प्रीसियस स्टोन में कंसिडर किया जाता है, तो ये आपको यहाँ तक एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें नॉट करेक्टली मैच कौन सा, अल्युमिनियम बॉक्साइड होता है। जिंक जो है कैलामाइन होता है। आयरन हेमेटाइट होता है। बट कॉपर जो है सिनेबार नहीं होता है। कॉपर जो है वो क्यूपरेट होता है। और जो सिनेबार जो हमने देखा वो मर्करी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर देन वाटर, तो लाइटर से भी आपको लाइटर, वाटर से भी लाइटर है वो क्या है आपको, सोडियम है। करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सब्सटेंस में, तो गोल्ड, मर्करी और स्टील होगा इसका। डेंसिटी के बेसिस पे बोला जाए तो डेंसिटी अगर देखा जाए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाए तो सबसे कम डेंसिटी आपको गोल्ड, मर्करी एंड देन स्टील। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, बोरोन का होता है, ठीक है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो बोरोन का सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है एलॉयज है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, और ये वीडियो आपको बस रिवीजन पर्पस के लिए, अगर फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए अलग से सीरीज स्टार्ट किया जाएगा, बट ये आप लोग के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।